नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी को जो घेरने की कवायद थी वो बेनकाब हो गई। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी कर दिया और राहुल गांधी के द्वारा आधी रात को किए गए ट्वीट के बाद भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से खलबली मची है और जिस तरह से कोई खंडन जारी नहीं किया गया सत्ता पक्ष और ईडी के तरफ से, उसके बाद से साफ साफ दिखाई देने लगा कि राहुल गांधी को घेरने की प्लानिंग तो चल ही रही थी। और जब राहुल गांधी को घेरने की प्लानिंग चल रही थी तो उससे ठीक पहले ही राहुल गांधी ने इतना बड़ा और इतनी बड़ी बिसात बिछा दी। उसके बाद राहुल गांधी को घेरने की कवायद उल्टी पड़ती हुई दिखाई देने लगी। और अब तो सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, दरअसल वो ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नवंबर के महीने का बेसब्री से इंतजार है। और वो नवंबर के महीने का बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में बिसात बिछा रहे हैं, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से बिसात बिछा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता का बचे रह जाना लगभग नामुमकिन जैसी परिस्थिति है। उनकी सत्ता किसी भी समय जा सकती है, खासकर 3 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, एक राज्य में झारखंड में विपक्ष में। और इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घेरने की कवायद थी, उस कवायद को बेनकाब होने के बाद आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ गई। पहली परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि दरअसल प्लानिंग ये थी बीजेपी के कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय को यानी राहुल गांधी को इस प्रकार से उलझा दिया जाए ताकि महाराष्ट्र में जो एक तरफा हवा चलती हुई जो दिखाई पड़ती है वो विपक्ष के पक्ष में हवा बनने की जो खबरें महाराष्ट्र से निकल के आ रही है, उसको कहीं ना कहीं एस्केलेट उस पर कोई ना कोई अरंगा लग जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हो इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति मिजाज तो कहीं देश से आगे, और पूरा देश भी महाराष्ट्र की राजनीति मिजाज से वाकिफ है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी और सरकार तोड़ी गई, जिस प्रकार से शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़ी गई और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सत्ता का खेल हुआ, उसने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि अब तो उद्धव ठाकरे, अहमद शाह अब्दाली और क्या क्या न जाने क्या क्या बोलते हैं, और एक एक बात महाराष्ट्र के लोगों के दिलो दिमाग में घर की जा रही है कि आखिरकार वहां की अहमद शाह अब्दाली वाली सियासत तो नहीं हो रही है क्या? सच में एक बार फिर से मराठी मानुस को छलने की कवायद तो नहीं की जा रही है? राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी का विदर्भ से लेकर के महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी ठीक ठाक प्रभाव है। सबसे ज्यादा सीटें वहां पर कांग्रेस पार्टी में लोकसभा जीती है, लोकसभा में। और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने तो महाराष्ट्र के भीतर 60% से ज्यादा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में हासिल किया है। और इस प्रकार का जब नतीजा देश के सामने आया, फर्स्ट डिवीजन से इंडिया अलायंस पास हो गया, महाराष्ट्र के भीतर कुछ और सीटें मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। इसके बावजूद जो वहां के विधानसभा के लिए जो हवा बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं मोदी और शाह घबरा रहे हैं। और परेशानी के कारण तो उनके अपने घर से भी है कि महाराष्ट्र आने के बाद पार्टी के भीतर से विद्रोह की चिंगारी सुलग सकती है। तमाम सारे लोग जो कद पद मद की बात करने वाले, जो जयपुर और अलग अलग जगहों पर बैठ करके करें, वो फिर दिल्ली की सत्ता पर, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर राजनीतिक रूप से दावा ठोक सकते हैं। हरियाणा में भी कमोबेश यही हालात है। झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी हालात वहां से नहीं निकल के आ रही है। और इस सारी परिस्थितियों के भीतर कांग्रेस पार्टी को घेरने, भारतीय जनता पार्टी को और ईडी का दुरुपयोग करके जो कांग्रेस पार्टी को घेरने की जो पूरी कवायद थी, उस पूरे कवायद के ऊपर जब राहुल गांधी ने एक तरह से कहते हैं ना कि पलीता लगा दिया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कान खड़ा होना तो स्वाभाविक था। उन लोगों की पहले से प्लानिंग कहीं ना कहीं तय मानी जा रही, तय इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन में रहना नहीं है, नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में रहने की कोई इच्छा नहीं है। एकनाथ शिंदे के सांसद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अपने लिए नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश करेंगे। जिधर महाराष्ट्र का जनमत होगा उधर महाराष्ट्र का सांसदों का, शिंदे गुट के जो जितने भी सांसद है उनकी जाने की संभावना प्रबल होती जा रही है। और इन सब के बीच इंडिया अलायंस ने अब तक अपनी एकजुटता का जो परिचय दिया, उस एकजुटता के बीच असल बिसात राहुल गांधी ने बिछाई और कैसे उसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता फंसते हुई दिख रही है, जरा इसको भी समझ लीजिए। दरअसल इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक
चारा फेंका जाता है कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो सत्ता गंवा करके विपक्ष में बैठ चुकी है, बहुत बुरी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी को भी जगनमोहन रेड्डी की मतलब वाईएसआर के आने से उस सांसदों को मिलाकर कोई फायदा नहीं। तो अब कांग्रेस पार्टी के तरफ से जगनमोहन रेड्डी के सामने राजनीतिक तौर पर एक ऑफर की बातें भी सामने आ रही है। अंदरूनी जो खबरें चल के आ रही, जो ऑफर निकल के आ रहा है, वो ऑफर ये कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे और कांग्रेस पार्टी के वो आंध्र प्रदेश में सर्वे सर्वा बन सकते हैं। कांग्रेस की कमान वहां पर वो संभाल सकते हैं, जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने संभाल रखा है, उसी तरीके से वो भी संभाल रखते हैं। आखिर इस ऑफर के बाद चंद्रबाबू नायडू के लिए, वाईएसआर कांग्रेस के लिए, उनके लिए राजनीतिक परिस्थितियां अलग दिशा में जा रही है। पहली बात एक ये होती है कि चंद्रबाबू नायडू की पहली प्रायोरिटी जो है, पहली प्राथमिकता यही होती है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत ताकत के तौर पर एंट्री न हो पाए। पवन कल्याण के जिस प्रकार से प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये पवन कल्याण नहीं है, ये आंधी है। और इस आंधी की बात जो मोदी करते हैं, उस आंधी को सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई महसूस अगर कर रहा है तो चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीडीपी। और उस बखूबी उनको पता है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, कांग्रेस की जड़ें मजबूत। जगनमोहन रेड्डी यदि डर जाते हैं तो विपक्ष के दर्जा में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सियासी स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन जब सियासी स्पेस भारतीय जनता पार्टी का कम हो जाएगा तो फिर मुकाबला कांग्रेस बनाम टीएमसी की स्थिति में जब आ जाएगी, तो बिल्कुल जैसे 2004 में लेफ्ट फ्रंट ने केरल और बंगाल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई के बावजूद बाहर से कांग्रेस को समर्थन देकर के यूपीए 1 की सरकार बनवाई थी, ठीक उस अंदाज में चंद्रबाबू नायडू और बिहार से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराकर एक वैकल्पिक सरकार बनाने का श्रेय ले सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से दूरी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को खत्म करने की बुनियाद, और वहीं तीसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार से देश को निजात दिलाने का क्रेडिट लेने की कवायद। ये तीनों एक साथ करते हुए जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जब दिख रहे हैं, दिल्ली से उन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा, अमरावती के विकास के लिए यानी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए जिस 15,000 करोड़ की बात की गई, वो 15,000 करोड़ रुपये केंद्र ने दिया नहीं। दरअसल केंद्र लोन लेने के लिए 15,000 करोड़ के लोन के लिए एक तरह से कहे तो गारंटर की भूमिका में केंद्र सरकार आने के लिए तैयार हो गया, जिस पर केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आंध्र प्रदेश को बहुत कुछ दिया, बहुत बल दिया, मतलब तमाम सारी चीजें कह करके बवाही लूटने की प्रयास किए। इस खेल में पहले से ही कर्ज में डूबे हुए राज्य आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कौन सा खेल खेल रही है। बात अगर करें बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की, तो फिर उनके सामने सीधा सा एक राजनीतिक एजेंडा होता है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे को बढ़ाए हुए, आरक्षण के मुद्दे जो जाति जनगणना का सेंसस के बाद जो बिहार में बढ़ाए गए थे, उसको जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट की बात को मान लिया, तो उसको नौवीं अनुसूची में डाल करके न्यायालय से बच सकते हैं। और दोनों काम केंद्र सरकार, जिसकी लगाम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, वही कर सकती है। दोनों इच्छाएं नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू को पूरी होती नहीं दिख रही है। विशेष राज्य का बिहार को दर्जा मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक मतलब महंगा राजनीतिक सौदा साबित हो सकती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है। जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले में हाथ लगाना बीजेपी के बुनियाद को ही पूरी तरह से खत्म कर देने वाला हो सकता है। ये दोनों मांगे अब पूरी होने वाली नहीं, तो कोई एक मांग अगर मान ली जाती तो शायद नीतीश कुमार रुक जाते। जिसको पैकेज कहा जा रहा है, दरअसल वो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो। पैकेज के नाम पर बिहार को कुछ चवन्नी भी मिलने की बात जो है ना, बिहार सरकार को ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक तरफ तेजस्वी यादव की चुनौती है बिहार में, वो जाति जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर के आक्रामक होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार को सीधे सीधे ऑफर भी कर रहे हैं। एक तरफ आक्रामक हो रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ना कि उनके आने की उम्मीद में बैठे हुए हैं, खुलेआम कहते हैं कि सरकार गिराइए और आ जाइए। वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी इच्छा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव करा लिया जाए और अगस्त के महीने अंत तक नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा भंग करने के उनकी दिली इच्छा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति जता दे, ताकि वो बिहार विधानसभा को भंग करके चुनाव का रास्ता प्रशस्त कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव का, उस पर भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से सहमति का खबर नहीं आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री
कल ही एक कार्यक्रम होता है, अडानी समूह का कार्यक्रम होता है, बिहार के भीतर कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार तो पहुंचे, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बोर्ड भी वहां पर लगे हुए थे उस कार्यक्रम में। उस इलाके के दूसरे कार्यक्रम के भीतर जो सरकारी कार्यक्रम होता है वहां पर बोर्ड भी, दोनों डिप्टी सीएम जो बीजेपी कोटे के उनके नाम लगे हुए थे। अखबारों में जो एड छपे थे उसमें भी नाम थे, लेकिन दोनों वहां उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में भी दिल्ली नहीं पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात इस दौर में यह है कि नीतीश कुमार आखिर सुशासन बाबू की कोई इच्छा केंद्र से पूरी नहीं हो रही है। न तो नवंबर के महीने को चुनाव कराने की अपनी इच्छा को समय से पहले चुनाव कराने की, न तो वो अपनी इच्छा को पूरी करवा पा रहे हैं, न ही वो विशेष राज्य का दर्जा ले पा रहे हैं, न ही वो आरक्षण बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार से उसे 9वीं अनुसूची में डलवा पा रहे हैं। तो भला वो रुकेंगे क्यों एनडीए के भीतर? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से खुला ऑफर उनको राहुल गांधी भी दे रहे हैं और तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय आलोचनाओं का केंद्र सिर्फ इस कारण से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बने हुए हैं क्योंकि पूरे देश के भीतर ये धारणा बन गई है, खास करके उन तबकों में वो धारणा बन गई है जो केंद्र के भीतर वैकल्पिक सरकार को देखना चाहते हैं। उन सब के बीच जो धारणा है वो यही होता है कि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं दोनों की वजह से नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। तो ऐसे में इन दोनों को नरेंद्र मोदी कब तक झेलेंगे? और उनकी इच्छा भी न पूरी हो और उनके मतलब जाति जनगणना के मुद्दे को राहुल गांधी करीब करीब राष्ट्रीय स्तर पर हाईजैक करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुद्दे को, अपने द्वारा क्रिएट किए बनाए गए मुद्दे को नीतीश कुमार किसी दूसरी पार्टी के हाथ में जाने देना नहीं चाहेंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है आज की राजनीति का और बिहार की राजनीति का। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि कोई भी राज्य के नेता जिस मुद्दे के साथ उसकी जज्बात जुड़े हुए, उसकी पहचान जुड़ी हुई हो, उस मुद्दे को किसी दूसरे के हाथ में आसानी से कैसे जाने देगा? भला भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर मुद्दा किसी और के पास जाने दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। यही स्थिति नीतीश कुमार के साथ है कि आखिर कास्ट सेंसस का मुद्दा जो है किसी और के हाथ लगने नहीं देना चाहते और ऐसे में सवाल उठता है कि वो आखिर इस दौर में करे भी तो क्या करे। तो ऐसे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव का, जहां पर बीजेपी के लोग राजनीतिक चुनावी चलने के जो खबरें हैं महाराष्ट्र से, ठीक इसी प्रकार से हरियाणा का विधानसभा चुनाव, वहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं करीब करीब अपने आप को सत्ता में मान रही है। वहां पर भी जनमत किसी पार्टी के समर्थन में हो या फिर ना हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर है। और झारखंड के भीतर जो विधानसभा चुनाव होने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन वहां भी बढ़त कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया अलायंस का ही। और अब तो सरयू राय भी नीतीश कुमार के पार्टी में आ गए, जेडीयू के भीतर जो मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के भीतर एक तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पीडीए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण का अनुमति प्रदान करने की जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, इन सब से आगे बढ़ करके जो दलित विचार विमर्श का जो नए रूप से सामने आना, ओबीसी विमर्श की राजनीति का पहले से ही केंद्र के भीतर आ जाना और सबसे आगे निकल करके बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे के साथ, किसानों की MSP गारंटी के मुद्दे के साथ, नौजवानों के मुद्दों के साथ सीधे सीधे राहुल गांधी का खुद को जोड़ लेना, ये इतना बड़ा व्यापक जन दबाव पैदा कर रहा है जिसका सामना करने की स्थिति में न तो नीतीश कुमार हैं और न ही चंद्रबाबू नायडू हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार तो पहले से ही इसका सामना करने की स्थिति में सियासी तौर पर तो कम से कम नहीं है। यही वह सबसे बड़े कहते हैं ना सियासी या राजनीतिक यथार्थ है, जिस यथार्थ के सहारे नवंबर महीने का इंतजार, जब तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव का जब नतीजा जब आ जाएगा, तो उसके बाद जब विधानसभा का कार्यकाल जब तीनों राज्यों में कमोबेश उसी समय खत्म हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि खेल तो कुछ बड़ा होना है। और इस पूरे बड़े खेल के लिए कहाँ पिंजरा तो राहुल गांधी के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन उस पिंजरे में तो राहुल गांधी ने एनडीए गठबंधन के नरेंद्र मोदी और शाह की राजनीति को ही बंद कर दिया। और जब उन दोनों की राजनीति को, सियासत जब उस पिंजरे में बंद हो गई है, तो ऐसे में सुशासन बाबू भले उस बंद सियासत वाले नेता के साथ कितने दिनों तक वो निभा पाएंगे? चंद्रबाबू नायडू आखिर कितने दिनों तक उनके साथ निभा पाएंगे? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कब तक विपक्षी बेंचों पर बैठने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ खुद को तैयार रखेगी? वो सत्ता में आने को बेताब है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बेताब। कमोबेश यही स्थिति, बात करें जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होती है, यही स्थिति हेमंत सोरेन की होती है, यही स्थिति शरद पवार और उद्धव ठाकरे की होती है, यही स्थिति MK स्टालिन की होती है, यही स्थिति वाम मोर्चे की है और यही स्थिति कमोबेश
कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े धरे के लिए भी है, जो कि विपक्षी बेंचों के ऊपर अब ज्यादा दिनों तक बैठने के लिए तैयार नहीं। देखते रहिए आखिर होता क्या है, आने वाले समय में भी इंतजार करते रहिए, बहुत कुछ होना है। ईडी का पिंजरा कहीं ना कहीं वरदान साबित होता हुआ दिख रहा है इंडिया अलायंस के लिए। तो ऐसे में देखते रहिए कि राजनीति का रंग और रूप कैसे दिन प्रतिदिन बदलता है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपके सामने एक फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय